जो अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा था, स्मार्ट मीटर की लूट का, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग गांवों में, शहरों में प्रीपेड मीटर उखाड़कर फेंक रहे थे। हमारी पार्टी ने भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर के खिलाफ, प्रीपेड मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया और भी स्थानीय स्तर पर दूसरे दलों ने और संगठनों ने प्रदर्शन किया। लोग खुद से भी निकलकर सामने आए। माताओं बहनों को हमने देखा कि अपना वो स्मार्ट मीटर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही थी। अलग अलग जिलों के दृश्य आए और सरकार के ऊपर एक भारी दबाव बना, जिसके कारण से स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का फैसला उन्होंने अभी वापस लिया है। लेकिन खतरा टला नहीं है, यह हमको याद रखना चाहिए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर इन्होंने रोक लगाई है, लेकिन जो पोस्टपेड स्मार्ट मीटर है वो अभी भी लगा रहेगा। और उसकी शिकायत क्या है? किसी का 600 बिल आता था, अब 3000 आ रहा है। किसी का 2000 बिल आता था, अब 10,000 बिल आ रहा है। तो आगे ये स्मार्ट मीटर, जो मैंने फिर पहले भी कहा था कि मिल्खा सिंह से तेज भाग रहा है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए और यह स्मार्ट मीटर की लूट उत्तर प्रदेश में रोकी जाए। इसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तात्कालिक तौर पर अभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर रुका है, लेकिन पोस्टपेड स्मार्ट मीटर की भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, अपनी सभी जिला इकाइयों को, हमारे प्रांत के पदाधिकारियों को, कि उन्होंने, प्रकोष्ठों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ सड़कों पर उतरकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनको गिरफ्तार भी किया गया, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, धक्का मुक्की भी की गई, लेकिन उनके आंदोलन की बदौलत और प्रदेश की जनता के आंदोलन की बदौलत सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, एक अभी बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 9,508 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें मात्र एक शिक्षक हैं। 9,508 विद्यालय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें मात्र एक शिक्षक हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक शिक्षक के भरोसे कोई स्कूल चल सकता है? वहां के मिड डे मील की व्यवस्था चल सकती है? वहां के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था चल सकती है? और इसमें 90% से ज्यादा ग्रामीण स्कूल हैं। 90% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, उसमें मात्र एक शिक्षक है। इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था को आप पूरी तरीके से भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। इसमें जो नीति आयोग का आंकड़ा है, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग जो भारत सरकार का है उसका आंकड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिसमें मात्र एक शिक्षक है, जिसका लगभग 10% अकेले उत्तर प्रदेश में। पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, जिसका 10% अकेले उत्तर प्रदेश में है। यहां के 10% स्कूल ऐसे हैं पूरे देश के मुकाबले
जिसमें मात्र एक टीचर है। 21,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें बिजली ही नहीं है। अब आप सोचिए कि गर्मी के इन दिनों में बच्चे वहां कैसे पढ़ाई करेंगे। अप्रैल, मई, जून के महीने में, जुलाई में कैसे बच्चे वहां पढ़ेंगे। 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं। 98,592 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ऐसे बेटियों को आप पढ़ा रहे हैं। 98,592 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और अकेले शिक्षकों की जो पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर, वो तो लाखों की संख्या में है। एक बार इन्होंने निकाला भी था, फिर पीछे हो गए। इसमें बिहार राज्य बहुत अग्रणी है। 2 लाख वहां पे भर्तियां खाली हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। एक आंकड़ा तो ये था। दूसरा, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में भी नंबर 1 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस प्रकार से आप बेटियों को बचा रहे हैं। 66,398 मामले, 66,398 मामले महिला अपराध के उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए वर्ष 2024 में। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जहां पर योगी जी दावा करते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दे रखी है, हम कानून व्यवस्था को बहुत दुरुस्त रखते हैं। नंबर 1 पर महिला अपराध में उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, यह भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। यहां 66,998 मामले दर्ज किए गए हैं। फिर राजस्थान, इसमें 22,369 मामले महिला अपराध के दर्ज किए गए हैं। फिर बंगाल, 21,608 मामले महिला अपराध के दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश 10,927 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तो खैर बंगाल में भी शासन है, लेकिन अगर 24 का ही आंकड़ा मान ले तो ये 5 जो सबसे बड़े महिला अपराध के मामले में राज्य हैं, इनमें से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। इसका मतलब आप कल्पना कीजिए कि महिला अपराध भाजपा शासित राज्यों में कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, कितनी गुंडागर्दी हो रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार और इनकी राज्य सरकारें खुद से बलात्कारियों को संरक्षण देंगी, महिला अपराध करने वालों को संरक्षण देंगी, तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी आप खुद से समझ सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। वर्ष 2020 में महिला अपराध था 49,385, 21 में हो गया 56,083, 22 में हो गया 65,743, 23 में हो गया 66,381 और 24 में हो गया 66,398। हर साल महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ये दूसरी बात। तीसरा विषय, एक इस समय आपने देखा होगा, कल कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। अब किसानों की भी बात कर लेते हैं।
कल बंगाल में कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, गृह मंत्री पहुंचे थे। और बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, विकास के बड़े बड़े दावे। ये इनकी हकीकत है। स्कूल की बात आपको बता दी मैंने, बढ़ते हुए महिला अपराध की बात आपको बता दी। ये एक जिले की खबर है। एआई आधारित शिक्षा बना सपना, ताले में बंद है बच्चों के स्मार्ट क्लास। 10 साल पहले आजमगढ़ में और कई आसपास के जिलों का है आंकड़ा, 524 कंपोजिट विद्यालय एआई की शिक्षा देने के उद्देश्य से, स्मार्ट क्लास देने के उद्देश्य से बनाए गए थे। और ये देखिए आप, इनके कंप्यूटर से लेके सब कुछ धूल फाक रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। धर्म, दंगा, नफरत, इसके नाम पे वोट मिल ही रहा है, तो फिर किस बात की चिंता। किसानों की हालत देश में क्या है? वर्ष 2024 का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 10,546 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, जो भाजपा शासित राज्य है। उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और इसमें खेतिहर मजदूर बड़ी संख्या में है। तो ये किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए आए थे, और ये आंकड़े ये बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि देश का किसान मर रहा है और मोदी जी मौज कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा, संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई कल। बंगाल से खाली हुए, पंजाब में पहुंच गए। काम करने का तरीका क्या है? हर राज्य में ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करो, एसआईआर का घोटाला करो, बेईमानी करो, केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दो और तानाशाही करके चुनाव जीत लो। इनके एक एजेंट बैठे हुए चुनाव आयोग में, ज्ञानेश कुमार, उनके माध्यम से पूरे देश में घोटाला कर करके ये चुनाव जीत रहे हैं। तो अभी मिशन पंजाब चल रहा है इनका। वहां आप देख रहे हैं हर दिन ईडी पहुंच रही है, हर दिन ईडी पहुंच जा रही है। पहले अशोक मित्तल क्या छापेमारी की, भाजपाइयों ने कहा अरे भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। फिर अशोक मित्तल भाजपा में चले गए, मोदी जी ने कहा वॉशिंग मशीन से धुल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। बाकी भी आम आदमी पार्टी के सांसदों को डराया धमकाया, अब वो उनके साथ चले गए। फिर संजीव अरोड़ा पे छापा मारा, संजीव अरोड़ा के छापे में कुछ नहीं मिला। 3 दिन तक छापेमारी चली उनके यहां, बोले कुछ नहीं मिला, अब क्या करें। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं मिला तो इसके ऊपर और दबाव बनाओ। तो कल पूरे दल बल के साथ ईडी वहां पे पहुंची। ईडी को मैं सुपारी किलर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का। वो एक सुपारी किलर है बीजेपी का, जहां राज्यों में चुनाव होता है वो सुपारी किलर सक्रिय हो जाता है। मालिक आदेश देता है, सुपारी किलर जाता है, राजनीतिक हत्या करता है, एक एक व्यक्ति की राजनीतिक हत्या, विरोधियों की राजनीतिक हत्या करता है। तो सुपारी किलर पहुंचा पंजाब और उसने संजीव अरोड़ा के यहां छापा मारा।
भारी दल बल के साथ और उनको गिरफ्तार करके लेके चले गए। क्या मामला है संजीव अरोड़ा के खिलाफ? कह रहे हैं साहब इन्होंने मोबाइल का निर्यात किया और उस पर टैक्स नहीं दिया। कल उनकी कंपनी की तरफ से जो बयान आया है, ऐसे महामूर्ख तरीके से केस ईडी ही बना सकती है, क्योंकि उनको राजनीतिक मामला बनाना है। मोदी अमित शाह ऐसे काम करवाते हैं इनसे। तो कंपनी ने कहा कि भैया मोबाइल जब होता है तो उसका एक ईएमआई नंबर होता है। कोई भी कंपनी अगर मोबाइल बाहर भेजेगी, निर्यात करेगी इसका, तो उसके ईएमआई नंबर सक्रिय है कि नहीं है पता कर लो, पता चल जाएगा। वो जिन भी देशों में मोबाइल गया है, कह रहे हैं मोबाइल इन्होंने कागजों में दिखाया कि इन्होंने निर्यात किया है, लेकिन वास्तव में इन्होंने निर्यात नहीं किया और पैसे का हेराफेरी किया। यही केस है ईडी का। अब मोबाइल की तो ईएमआई नंबर होती है, तो पता कर लो कि वो मोबाइल जहां पर भेजा गया है संजीव अरोड़ा की कंपनी के द्वारा, वो सक्रिय है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब वो मोबाइल का निर्यात हुआ तो उसकी कस्टम ड्यूटी दी गई कि नहीं दी गई, अपने आप पता चल जाएगा। निर्यात पर कर दिया कि नहीं दिया, पता चल जाएगा। तो इसलिए एक झूठा बेबुनियाद केस बनाकर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है और मकसद वही है, दबाव बनाना, बीजेपी में शामिल करना। मैं आज आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी से यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में तुम लोग भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो, सचमुच तुम्हारे अंदर नैतिकता है, ईमानदारी है, और नरेंद्र मोदी जी सच्चे हिंदू हैं, तो मैं उनको चुनौती देता हूं, वहां प्रभु श्री राम के मंदिर में, अयोध्या में आए नरेंद्र मोदी जी और हाथ में गीता लेकर शपथ लें कि जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उसको कभी भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। कसम खाओ मोदी जी, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, प्रभु श्री राम के मंदिर में आके कसम खाओ। पूरा देश आपको देखेगा, लाइव चलेगा सारे टीवी चैनल पे। जिसके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप कसम खाइए। आपने तमाशा बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अलग अलग राज्यों में जिसके जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया उसको आपने कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं मंत्री बना दिया, कहीं उसके साथ समझौता कर लिया। इसका मतलब आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है, आपको विरोधियों को गला दबाकर अपनी पार्टी में शामिल करना है। फिर भी तुम नैतिकता की बातें करते हो। और आपकी मातृ संस्था आरएसएस है, वो भी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करती है। कसम खाओ ना भाजपाइयों। आपने राजकुमार आनंद हमारे मिनिस्टर के पे छापा मारा, आपने कैलाश गहलोत के साथ पूछताछ की, उनको प्रताड़ित किया, और जिस दिन पूछताछ करते हो, छापा मारते हो, उस दिन कहते हो बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़ा भ्रष्टाचारी। फिर उसको भाजपा में शामिल कर लिया। अब वो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये अब नौटंकी देश भर में बंद होनी चाहिए, ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। बंगाल में भी यही किया आपने, वही काम आपने पंजाब में शुरू कर दिया, और ये चलेगा पंजाब चुनाव तक, मुझे मालूम है। रोज छापेमारी, रोज छापेमारी, रोज खबरें बनाओ। आपका ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है?
पूरा देश जानता है। 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है, यानी झूठे मुकदमे बनाते हो दबाव बनाने के लिए। तो इसलिए संजीव अरोड़ा पे झूठा मामला बनाया गया है, उनको प्रताड़ित करने के लिए और दबाव बनाने के लिए। दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब मोदी जी आके राम मंदिर में शपथ लें कि हम जिस पर भी आरोप लगाएंगे उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। ये शपथ लेनी चाहिए प्रधानमंत्री को। अंत में सोलह मई से हमारी जो पदयात्रा का मैं पहले भी आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं, मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक पदयात्रा होगी आम आदमी पार्टी की। 16 मई से 20 मई तक, इसके पहले हमने कई पदयात्राएं की हैं, सरयू से संगम तक, अयोध्या से प्रयागराज, उसके बाद रामपुर से अमरोहा, उसके बाद मिर्जापुर से सारनाथ, उसके बाद आगरा से मथुरा, और अब ये 5वें चरण की पदयात्रा क्रांति धरा मेरठ से 1857 की क्रांति भूमि मेरठ से शुरू होके 20 मई को गाजियाबाद में ख़त्म होगी। और इस पदयात्रा में हमारा वही मुद्दा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र, संविधान और हमारी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरह से बेरोजगारों की फौज खड़ी की जा रही है वो दुखद है, पीड़ादायक है, और लाठियों से उनको पीटा जा रहा है। जगह जगह हम लोग दृश्य देखते हैं। तो रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो के सवाल पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, आइए 16 मई को मेरठ पहुंचिए और हमारी पदयात्रा का हिस्सा बनिए। 16 मई से 20 मई तक ये पदयात्रा चलेगी। इस पदयात्रा से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर है, उस मिस्ड कॉल नंबर पर आप मिस्ड कॉल देके पदयात्रा से जुड़ सकते हैं। हमारे कार्यालय से आपको फ़ोन जाएगा 750004 0004 75 0004 0004। इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए और आम आदमी पार्टी की पदयात्रा का हिस्सा बनिए। आम आदमी पार्टी की पदयात्रा से जुड़िए। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा से जुड़िए। मैं अपील करता हूं किसानों से, मैं अपील करता हूं नौजवानों से, मैं अपील करता हूं माताओं बहनों से, व्यापारियों से, आइए आप इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। क्योंकि आज रोजगार का संकट सबके सामने है। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, आपके छोटे छोटे रोजगार भी बंद किए जा रहे हैं और छीने जा रहे हैं। अंत में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की टैंक कैसे बन गई है वो वीडियो जरूर देख के आप जाइएगा। भ्रष्टाचार की टंकियों का एक कारनामा, करतूत, भ्रष्टाचार, वो जरूर देख के जाइए। लाइट बंद कर दो भैया, एक ही लाइट जलाओ बस। हाँ, इन दिनों विकास नहीं, भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी हो रही हैं और फिर भरभराकर गिर रही हैं। करोड़ों रुपए शुरुआत करिए, शुरुआत से बड़े उद्घाटन, लेकिन हकीकत शुरुआत कुछ महीनों में बहती पानी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विकास नहीं, भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी हो रही हैं और फिर भरभराकर गिर रही हैं। करोड़ों रुपए खर्च, बड़े बड़े उद्घाटन, लेकिन हकीकत कुछ ही महीनों में ढहती पानी की टंकियां, घायल होती जनता और बर्बाद होता टैक्स का पैसा। जल जीवन मिशन मैं समझता हूं उसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सवाल यह है कि जल जीवन मिशन जनता तक पानी पहुंचाने के लिए था या भ्रष्टाचारियों की तिजोरियां भरने के लिए। आइए देखते हैं जिलेवार भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा।
कासगंज 14 करोड़ का महाघोटाला। सबसे पहले बात कासगंज की। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 करोड़ की लागत से टंकी बनी। हैरानी देखिए, ये टंकी चालू होने के मात्र 5 दिन भी नहीं टिक पाई। नतीजा 3 लोग घायल और करोड़ों रुपए मलबे में तब्दील। सीतापुर 5 करोड़ 31 लाख का मलबा। सीतापुर के विकास का दावा 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से खड़ा किया गया था, लेकिन 2024 में बनी ये नई टंकी पानी का भार तक नहीं सह सकी और भर भराकर गिर पड़ी। मथुरा भ्रष्टाचार ने ली जान। मथुरा की घटना सबसे दर्दनाक है। यहां महज 3 साल पहले बनी टंकी गिर गई। इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर 2 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। लखीमपुर खीरी 3 करोड़ पानी में। लखीमपुर जिले में सरकार ने 3 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। टंकी बनकर तैयार हुई, लेकिन जैसे ही पहली बार पानी भरा गया, वो फटकर नीचे आ गिरी। जनता का टैक्स भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बरेली 8 महीने की एक्सपायरी डेट। बरेली में जल जीवन मिशन का हाल देखिए। 3 करोड़ की टंकी मात्र 8 महीने में ही ढह गई। इस हादसे में 5 मासूम लोग घायल हुए। यहां विकास की उम्र चंद महीनों की ही रह गई। एटा 1 लाख लीटर पानी बर्बाद। ताजा मामला एटा के सुनहरी नगर का है। यहां अभी फरवरी 2026 में बनी टंकी का पाइप फट गया। 1 लाख लीटर पानी बर्बाद होकर पार्क में भर गया। लाखों की बर्बादी और जनता फिर भी प्यासी। महोबा पानी भरते ही दरक गया विकास। बुंदेलखंड के महोबा में 65 लाख की लागत से बनी टंकी में जैसे ही पानी भरा गया, उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। उद्घाटन से पहले ही दरक जाना बताता है कि निर्माण में कितनी कमीशनखोरी हुई है। जालौन आंधी में उड़ा करोड़ों का ढांचा। जालौन में नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों रुपए फूके गए, लेकिन बुधवार को आई एक सामान्य सी आंधी ने इस सरकारी निर्माण की धज्जियां उड़ा दी। करोड़ों की टंकी आंधी में ताश के पत्तों की तरह गिर गई। सिद्धार्थनगर हवा में झूलता भ्रष्टाचार। अंत में देखिए सिद्धार्थनगर। यहां 32 लाख की लागत से टंकी बन ही रही थी कि पहली ही आंधी ने इसे हवा में झूला दिया। जो टंकी आंधी नहीं सह सकती, वो पानी का बोझ क्या उठाएगी। एटा से मथुरा तक, कासगंज से महोबा तक, ये सिर्फ पानी की टंकियां नहीं गिरी हैं, भाजपा सरकार के सुशासन के दावे गिरे हैं। करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, लोग घायल हुए और कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। अब जनता पूछ रही है, आखिर कब तक जनता का पैसा कमीशनखोरी की भेंट चढ़ता रहेगा और कब तक भ्रष्टाचार का ये डबल इंजन मॉडल जनता की जान से खेलता रहेगा। तो हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके इसको बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको दिखाएंगे ज़रूर। मैं ये वीडियो अलग से भी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हमारी प्राथमिकताएं ही खत्म हो गई। न शिक्षा के लिए आवाज़ उठती है, न स्वास्थ्य के लिए, न पानी के लिए, न बिजली के लिए। तो इसलिए जिसको कहा जाता है कि एक पागल हाथी की तरह सरकार जनता को रौंदती जा रही है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठ रही है। आम आदमी पार्टी अपने प्रयास से जनता को जगाने का काम, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम जारी रखेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका प्रश्न। सुपारी किलर कैसे कंट्रोल में आएगी? देखिए, सुपारी किलर कंट्रोल में तभी आएगी जब जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी। पंजाब के बारे में मैं आपसे कह सकता हूं, पंजाब गुरुओं की धरती है और पंजाब ने बड़े बड़े तानाशाहों से मुकाबला किया है और जीत हासिल की है। औरंगजेब की तरह नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अत्याचार कर करके कब्जा करते जा रहे हैं। वही प्रयास उनका पंजाब में है। पंजाब तानाशाही के खिलाफ खड़ा होने वाला राज्य है और आप देखिएगा कि वहाँ इनसे 2-2 हाथ करेंगे लोग और इनको चुनाव में हराने का काम करेंगे, जमानतें जब्त करा के भेजेंगे। ऐसे ही पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये खतरा उत्तर प्रदेश में भी है। ये भी जान लीजिए आप। यहाँ भी चुनाव 27 में है पंजाब के साथ, तो यहाँ भी अंतिम तक आप देखिएगा SIR का घोटाला होगा। आपको पता है बंगाल में एक कैटेगरी इन्होंने निकाली, तार्किक विसंगति। आप लोग हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द चुनाव आयोग ने इस्तेमाल किया।
तार्किक विसंगति, वो तार्किक विसंगति क्या थी? 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। वो तार्किक विसंगति क्या थी? किसी का नाम है संजय, हम उत्तर प्रदेश में लिखते हैं SANJAY, बंगाल में लिखते हैं SANJOY, संजॉय, उड़ा दिया नाम। ऐसे 27 लाख नाम उड़ा दिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे क्या दिक्कत है, अगली बार कर लेना वोट मेरे प्यारे, समस्या क्या है, हम बैठे हैं ना, चिंता मत करो, अभी तो हो जाने दो चुनाव, बन जाने दो बीजेपी की सरकार, अगली बार कर लेना, वोट कर लेना। तो क्या बंगाल की 15 यूपी में होने वाली है? 100% आप देखिए, हर राज्य में, अकेले यूपी नहीं मैं कह रहा हूं, हर राज्य में जहां चुनाव, पंजाब में शुरू कर दिया ना इन्होंने, हर राज्य में जहां चुनाव होगा उनका काम करने का एक तरीका बन गया है। चुनाव आयोग को मिलाओ, ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों को छोड़ दो। 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल लगे थे बंगाल में, याद रखिएगा। ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक उतारे, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक उतारे। आप बताइए डर के मारे कोई निकलेगा? उत्तर प्रदेश के गली गली गांव गांव में केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिया जाएगा, 2-2 थप्पड़ मार मार के सबको कहेंगे घर बैठो, निकलेंगे कोई वोट देने के लिए गरीब आदमी? तो यही इनका काम करने का तरीका हो गया है। जिस बूथ पे देखा विपक्षी पार्टी का वोट है वहां वोट कटवा दिया, जाओ टहलते रहो, जुड़वाते रहो। अब मजदूर को कहां इतनी फुर्सत है अपना काम छोड़ के, या कोई कर्मचारी भला आदमी भी है वो रोज रोज जाके अपने एक वोट के लिए चक्कर काटेगा सब काम छोड़ के? उनको मालूम है किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। तो इसलिए जो बंगाल का प्रयोग है वो प्रयोग अब हर राज्य में जाएगा। दिल्ली में भी यही प्रयोग किया था इन्होंने, 40,000 वोट कटवाए थे केजरीवाल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, 3,500-4 हजार वोट से चुनाव हार गए वो। सर, चुनाव आयोग तो कह हरियाणा में वही किया, महाराष्ट्र में वही किया। जी सर, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में हमने निष्पक्ष होकर चुनाव कराए हैं, लेकिन टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो गया, वो ये आरोप लगाती रही है कि जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ। इसको आप किस तरह? मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। वहां पर 27 लाख वोट तो तार्किक विसंगति, जिसको आप 2 मिनट में समझ गई होंगी मैं जो कहना चाह रहा था, तार्किक विसंगति के नाम पे 27 लाख नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया, जो जुड़ नहीं पाया वोट से वो वंचित रह गए। दूसरा, 6 लाख नाम फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद जोड़ दिया। 6 लाख नाम फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद, अंतिम मतदाता सूची बनने के बाद, जो नियम के विरुद्ध है, 6 लाख नाम जोड़ दिया। अब वो किन किन बूथों पे जोड़ा होगा, किसका किसका जोड़ा होगा, किस राज्य का जोड़ा होगा, कहां ब्राजील की मॉडल होगी, पता चल जाएगा आगे। संजय, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आपको बात बताना चाहूँगा, आपको जानकारी होगी, चाहे अलीगढ़ हो चाहे कुशीनगर हो, तमाम ऐसे बड़े एयरपोर्ट खोले गए थे जहाँ पर अब गाय भैंस चल रही हैं, घास जमा हो गई है, बंद हो चुके हैं। अब जेवर एयरपोर्ट जो खुला है वो तकरीबन सेंटर से 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लिए कोई आम सवारी भी मौजूद नहीं है। तो आपको लगता है जेवर एयरपोर्ट सफल हो पाएगा? देखिए, मुझे जितना पता है कई एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बंद हुए, बंद हो चुके 6 एयरपोर्ट, चित्रकूट का भी है उसमें, चित्रकूट भी है हाँ, कुशीनगर का भी है और भी है। तो ये जो एयरपोर्ट बंद हुए हैं ये खोले जाते हैं तमाशा करने के लिए कि देखिए मोदी जी कितने बेचारे दयालु हैं, कितना उनका बड़ा हृदय है कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। जनता भी खुश हो जाती है, कहते हाँ हाँ हवाई जहाज में उड़ेंगे, हवाई जहाज में उड़ेंगे, और उनका एयरपोर्ट ही हवाई हो जाता है। हवाई जहाज में उड़ने के बजाय वो एयरपोर्ट ही बेचारा हवा में उड़ जाता है। तो जब तक हम इनके तमाशे की पड़ताल नहीं करेंगे तब तक, और तमाशे की पड़ताल करने के बाद उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। माफ कीजिएगा, इतनी टंकियां टूट गई, आप देखिए पूरे प्रदेश में जन आंदोलन हो जाना चाहिए था इसको। हम लोग जितनी शक्ति ताकत है उठाते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं, हमारी उतनी बड़ी सांगठनिक शक्ति नहीं है, लेकिन बोलते हैं, जितनी भी ताकत है बोलते हैं। आपको अपने सवालों 95, अब आप सोचिए 9,508 स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीचर है। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? जो ये कहते हैं जिस हिंदू का खून न खोला, किसी हिंदू का खून नहीं खोल रहा भाई, इस पे
हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक ही उनको टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया है स्कूल को, कोई नहीं बोलता है। तो ये सवाल है कि आपने जो कहा जनता का पैसा हजारों करोड़ रुपए अपने तमाशा और नौटंकी के लिए आपने खाली बहा दिया पानी की तरह, और वो एयरपोर्ट नहीं चल रहे हैं, वहाँ जाने की सुविधाएं नहीं है, आपने कोई चीज़ देखा नहीं, तो ये तो एक प्रकार से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, 6 नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जा रही है। अब 6 महीने के लिए आप 6 नहीं और बना लीजिए, इसमें क्या मैं बोलूं भाई। 6 महीने के लिए आपको मंत्री बनाना है, आप 6 के बजाय 12 बना लीजिए। हम तो सीधी बात कह रहे हैं, आपके मंत्रिमंडल का विस्तार हो, आपकी सरकार हो, लोगों के भले के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर हम महिला अपराध में नंबर 1 हैं, अगर हम सरकारी स्कूलों की दुर्दशा में नंबर 1 हैं, अगर हम किसानों की आत्महत्याएं नहीं रोक पा रहे हैं, उनको उनके फसल का दाम नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हर दिन बुलडोजर चला के लोगों के रोजमर्रा के रोजगार को छीन रहे हैं, तो हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है? आप खूब मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिए, आप खूब सरकार की वाहवाही अपने तरफ से विज्ञापन लगा लगा के कर लीजिए। आपको लग रहा है कि 27 के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, इससे ओबीसी और ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, ओबीसी ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए आप मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में उनको जमीन पर कोई आप फायदा नहीं देंगे तो लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश हैं, आप समझ सकते हैं, यहाँ तो सब हर चौराहे पर नेता आपको मिलेंगे, तो सबको ये समझ में आता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप जैसे आपको ही समझ में आ रहा है कि भाई ये ब्राह्मण और पिछड़ों को खुश करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार है, तो ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे ही सब समझते हैं इस बात को। तो ये चुनावी विस्तार है, और जब इसको हकीकत में जनता वोट देने के लिए आएगी तो बहुत सारी चीज़ों का मूल्यांकन करके ही वोट देगी, और देना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये जो आपको उन्माद की राजनीति में फंसा के वोट लिया जा रहा, आप बंगाल की हालत देखिए ना, रोज हिंसा हो रही है वहाँ। संजय जी, मेरा एक सवाल हो रहा है, बंगाल के रिजल्ट के बाद क्या लगता है कि यूपी और पंजाब की जनता ये जानना चाहती है कि इंडिया गठबंधन की तैयारी क्या रहेगी इसके बाद, क्योंकि काफी बड़ा परिणाम आया है। देखिए, मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि सड़क से लेकर संसद तक पहली लड़ाई चुनाव की निष्पक्षता के लिए होनी चाहिए, और उसमें सारे विपक्षी दलों को सड़क पर उतरना पड़े तो उतरना चाहिए, संसद में आवाज़ एक साथ मिलकर लगानी पड़े तो लगानी चाहिए। SIR के मसले पर पहले भी आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ थी, और हम लोग साथ में लड़ेंगे उसके लिए। पहले चुनाव तो निष्पक्ष कराने की व्यवस्था कर लीजिए, चुनाव तो सही ढंग से हो इस देश में, वरना तो लोकतंत्र का क्या मतलब बचेगा। ज्ञानेश जी का इलाज करेंगे आप लोग? नहीं, ज्ञानेश जी से कोई व्यक्तिगत, वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं मोदी जी के, हमारी आपत्ति इस बात से है। ज्ञानेश कुमार एक व्यक्ति के रूप में कैसे हैं, हमसे उनसे क्या लेना देना है। एक चुनाव आयोग के इतने बड़े पद पर बैठकर जहां TN सेशन जैसे लोग रहे हों, कल एक मैं खबर पढ़ रहा था, जनता दल जब जिस चुनाव लड़ रही थी, दूरदर्शन पे व्हील साबुन के प्रचार रोक दिए गए थे क्योंकि उसमें चक्र बना था। इस प्रकार से चुनाव आयोग काम करता था, ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाते थे, और तमाम पक्ष विपक्ष की सरकारें रही, सबने माना चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग खुद ही नतमस्तक है, वो कह रहा बताइए हुजूर क्या करना है, कहते हैं ऐसे करना है, बोले हाँ कर देंगे, बस एक आध हमारे रिश्तेदार को कहीं DM कहीं SP कहीं बड़ा अधिकारी बना दो, बोले हाँ हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो सीधा लेन देन का खेल चल रहा है। तो सर कैसे निपटेंगे, क्योंकि पंजाब भी आपने कहा, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होना है। भैया, निपटने को तो 190 साल तक अंग्रेज रहे इस देश में, उनसे भी तो लोग लड़े ना। अगर हमारे क्रांतिकारी महापुरुष, हमारे योद्धा ये मान लिए होते कि ये तो अंग्रेजों का शासन है, कहीं कभी डूबता ही नहीं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इनका सूरज नहीं डूबता, इतने दुनिया के इतने बड़े हिस्से पे इनका शासन है, तो वो लड़ते ही नहीं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दिया, अहिंसात्मक आंदोलन किया,
जेल में गए, सत्याग्रह किया, देश को आज़ाद कराया। तो अभी आपके लोकतंत्र पर जो लूटतंत्र हावी हो रहा है उसके लिए लड़ना पड़ेगा लोगों को, और हर प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और कोई आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है।